गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो हमारा सेकंड लेक्चर है, दिस इज ऑन वर्किंग कैपिटल। तो लास्ट क्लास में हमने कवर किया था पूरा इसका इंट्रोडक्शन कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है क्या, एग्जैक्टली वहाँ पर हमें क्या करना है, और वहाँ पर आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, किस तरह से वहाँ पर आपके पास इन्वेस्टिंग इन वर्किंग कैपिटल है, और किस तरह से रिस्क रिटर्न को एनालाइज करके वी आर इन्वेस्टिंग इन द वर्किंग कैपिटल। तो हाई करंट एसेट्स, लो करंट एसेट्स, अकॉर्डिंगली वी हैव टू मेंटेन ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं लास्ट क्लास का और फिर आगे मूव करते हैं। In accounting term, working capital is simply difference between the current assets and the current liabilities. And we have different components of the current assets. We have inventories, debtors, cash, bank, prepaid expenses, loans and advances. And current assets are those assets which are converted into cash within a short duration, generally less than a year. Current liabilities are those liabilities which falls due for payment or settlement within a short duration, and this is generally less than 1 year. So we have creditors, outstanding expenses, tax payable, proposed and unclaimed dividend, short-term loans, bank overdraft. So working capital management, why it is so important? Because we are efficiently utilize using the working capital, we are efficiently utilizing our fixed assets in a profitable manner. ठीक है, वर्किंग कैपिटल क्यों चाहिए? बिकॉज दिस इज फॉर द डे टू डे ऑपरेशंस और द ट्रांजेक्शंस ऑफ द बिजनेस। तो वर्किंग कैपिटल से हमें पता चलता है कि हमारी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी क्या है, डिटरमाइन द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ ए बिजनेस, एंड इट विल इंक्रीज द लेवल ऑफ एक्टिविटी। जितना ज्यादा वर्किंग कैपिटल होगा, डेफिनेटली हम ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल इज एडिक्वेट कब एडिक्वेट होगी? जब करंट एसेट्स इज ग्रेटर देन करंट लाइबिलिटीज होगा। सर, करंट रेशियो इज ग्रेटर देन 2:1, देख लीजिए, इट इज 2:1। क्विक रेशियो आपके पास दिस इज 1:1। साथ में आपके पास जो करंट एसेट टू फिक्स एसेट रेशियो है, देख लीजिए, तो वहां पर वी हैव टू मेंटेन द बैलेंस, वी हैव टू मेंटेन द बैलेंस। तो अगर वहां पर करंट एसेट टू फिक्स एसेट रेशियो हाई है, देख लीजिए हाई है, तो वी आर फॉलोइंग द कंजर्वेटिव अप्रोच। अगर वो लो है तो वी आर फॉलोइंग द एग्रेसिव अप्रोच। कंजर्वेटिव का मतलब है वी आर यूजिंग हाई करंट एसेट्स, और एग्रेसिव का क्या मतलब है? कम करंट एसेट्स से कम चला रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर लो रिस्क है बट हाई लो रिटर्न्स है, यहां पर हाई रिस्क है और हाई रिटर्न्स है। तो वी हैव क्लासिफिकेशन वर्किंग कैपिटल, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल, परमानेंट एंड फ्लक्चुएटिंग। तो बेस्ड ऑन वैल्यू वी हैव ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स एंड नेट वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। बेस्ड ऑन टाइम वी हैव परमानेंट and we have temporary or the floating working capital. So minimum current assets maintained continuously, and this is varied according to the season. This is seasonal or operational needs. तो परमानेंट वर्किंग कैपिटल आपके पास यही है कि दिस इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट, दिस इज maintained throughout the year, this is maintained throughout the year on a continuous basis, and reduction in this level will adversely affect the operations and efficiency. Temporary, this is the part of current asset not required to be maintained permanently, needed temporarily from time to time according to the season. तो मेच्योर्ड फॉर्म में कांस्टेंट एंड फ्लक्चुएटिंग परमानेंट, देख लीजिए आपके पास मेच्योर्ड फॉर्म है तो दिस इज परमानेंट एंड दिस इज टेम्परेरी। दिस इज फॉर द, देख लीजिए, ये आपके पास ग्रोथ फर्म के लिए है, तो यहां पर आपके पास लाइन थोड़ा सा क्या होगा, देख लीजिए, अपवर्ड स्लोपिंग होगा। फैक्टर इन्फ्लुएंस द वर्किंग कैपिटल लेवल इन द फर्म। ग्रोथ फर्म है तो हाई ग्रोथ है तो हाई वर्किंग कैपिटल, लो ग्रोथ है तो लो वर्किंग कैपिटल। नेचर ऑफ बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग, देख लीजिए, हाई वर्किंग कैपिटल, मीडियम वर्किंग कैपिटल। रिटेलर है तो लो वर्किंग कैपिटल, सर्विस सेक्टर है तो लोवेस्ट। इन्फ्लेशन आपके पास हाई इन्फ्लेशन, हाई वर्किंग कैपिटल, लो इन्फ्लेशन, लो वर्किंग कैपिटल। ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट डिसाइड हाउ मच वर्किंग कैपिटल शुड बी इन्वेस्टेड। तो डेफिनेटली सर वहां पर आपके पास हाई वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट है तो मतलब हाई लिक्विडिटी, लो रिस्क, लो रिटर्न्स। लो वर्किंग कैपिटल है तो लो लिक्विडिटी, हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न्स। तो ये तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं सर। ठीक है, तो ये पूरा मैंने इसका पूरा आपको, देख लीजिए, एक चार्ट के अंदर पूरा बता दिया है। हाई करंट एसेट्स है तो हाई लिक्विडिटी, लो रिटर्न, लो रिस्क। लो करंट एसेट्स, लो लिक्विडिटी, हाई रिस्क, हाई रिटर्न्स। फिर नेक्स्ट हमने पॉइंट डिस्कस किया था, दिस इज योर ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल सिंपली आपके पास कितना दिन लग रहा है पूरे ऑपरेशंस के अंदर, तो वहां पर आपके पास कैश से रॉ मटेरियल परचेज किया, फिर वर्किंग प्रोग्रेस, फिर फिनिश गुड्स, फिर आपके पास सेल्स हुआ, फिर डेटर्स मेंटेन हुए, फिर वापस वहां से कैश जनरेट हुआ। तो ऑपरेटिंग साइकिल रिप्रेजेंट द टाइम पीरियड बिटवीन a company purchase raw material and the receipt of cash from sales of finished goods. ठीक है, it expressed in days or the years, it indicates the time within which the cash invested in working capital is
रिकवर्ड, तो वो घूम के वापस आ रहा है हमारे पास। तो इट इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर ईच स्टेज इन द ऑपरेटिंग साइकिल फॉर मैन्युफैक्चरिंग फर्म कैश, रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, डेटर्स कैश। कैश ट्रेडिंग फर्म के लिए आपके पास कैश, फिनिश गुड्स, डेटर्स कैश, और अगर फाइनेंसिंग फर्म है तो कैश, डेटर्स कैश। तो हाउ टू कैलकुलेट रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, वर्किंग प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड, फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड, डेटर्स कलेक्शन पीरियड, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, एंड यू विल गेट योर नेट वर्किंग कैपिटल। तो शॉर्टकट आपके पास यही है, आपके पास दिस इज आर प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट था यहां पर आपके पास, दिस इज योर एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल कंपोनेंट्स। तो जो भी हमारे वर्किंग कैपिटल कंपोनेंट्स हैं उसको हाउ वी कैन कैलकुलेट इट, हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो यहां पर आपके पास पॉइंट है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमें पूरा काम आने वाला है। ठीक है, क्लियर है सर? यहां तक किसी को कोई डाउट देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन्स? तो देखिए, सबसे पहले रॉ मटेरियल के लिए आपके पास देख लीजिए रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो। तो रॉ मटेरियल का लेना देना किससे है? रॉ मटेरियल कंजम्पशन, रॉ मटेरियल कंज्यूम डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। होल्डिंग पीरियड निकालना है तो देख लीजिए ये 6 टाइम्स 10 टाइम्स आया, मान लो 10 टाइम्स आया, तो 10 बार आप उसको वहां पर क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं। तो मतलब कितना होल्डिंग है एक साल के अंदर? तो 360 365 डिवाइड बाय 10। ठीक है, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल निकालेंगे तो पर डे का कंजम्पशन और कितने दिन की होल्डिंग है आपके पास, बस ऐसे सोचना है आपको। ठीक है, ऑन द सेम वे वी हैव वर्किंग प्रोग्रेस, तो उसका लेना देना किससे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस। होल्डिंग पीरियड इज 360 365 डिवाइड बाय वर्किंग प्रोग्रेस टर्नओवर रेशियो, और एवरेज स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस निकालना है तो दिस इज सिंपली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनटू वर्किंग प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड। अगर आपको डिग्री ऑफ कंप्लीशन से दे रखा है तो रॉ मटेरियल का 100% है, लेबर का 50% है, और ओवरहेड का भी कितना है? 50% है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली स्टेटेड। ठीक है, तो रॉ मटेरियल के जो वर्किंग प्रोग्रेस में रॉ मटेरियल है, तो हाउ टू कैलकुलेट द वर्किंग प्रोग्रेस फॉर रॉ मटेरियल? दिस इज रॉ मटेरियल कंज्यूम पर डे का रॉ मटेरियल कंज्यूम इनटू वर्किंग प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड इनटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन। लेबर के लिए टोटल लेबर कॉस्ट पर डे का लेबर कॉस्ट इनटू वर्किंग प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड इनटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन, एंड दिस इज टोटल ओवरहेड कॉस्ट पर डे का ओवरहेड कॉस्ट इनटू वर्किंग प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड इनटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन। ऑन द सेम वे वी हैव फिनिश गुड्स, तो फिनिश गुड्स का लेना देना किससे है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, तो आपके पास आ जाएगा स्टॉक टर्नओवर रेशियो, मान लो 5 टाइम्स है, तो 5 बार योर स्टॉक विल बी कन्वर्टेड इनटू द सेल्स। तो कितना होल्डिंग है आपके पास? 360 365 डिवाइड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो, एंड आपके पास एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कैसे निकालेंगे? पर डे का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड। ऑन द सेम वे वी हैव डेटर्स टर्नओवर रेशियो, दिस इज क्रेडिट सेल्स, उसका लेना देना किससे है? क्रेडिट सेल्स से है, डिवाइड बाय एवरेज डेटर्स। कलेक्शन पीरियड 360 365 डिवाइड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो, और एवरेज डेटर्स डायरेक्टली निकालने हैं तो पर डे की क्रेडिट सेल इनटू डेटर्स कलेक्शन पीरियड। ऑन द सेम वे वी हैव क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, दिस इज क्रेडिट परचेजेस डिवाइड बाय एवरेज क्रेडिटर्स। Creditors payment period 360 365 divided by creditors turnover ratio, and average creditors is per day का credit purchase into creditors payment period। Outstanding wages, per day की outstanding total wages देख लीजिए, per day की total wages into time lag in payment, per day का total overhead देख लीजिए, per day का और total overhead into time lag in payment, मान लो half month है तो into half months। तो नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल निकालना है तो कैसे निकलेगा आपके पास? 360 365 डिवाइड बाय ऑपरेटिंग साइकिल, तो आपके पास क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ ऑपरेटिंग 5, तो 5 बार आपका क्या हो रहा है? देख लीजिए पूरा ऑपरेटिंग साइकिल मूव कर रहा है। तो द फर्स्ट मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज योर कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट यूजिंग द ऑपरेटिंग साइकिल। हम किसको यूज कर रहे हैं? ऑपरेटिंग साइकिल मेथड को यूज कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा ऑपरेटिंग साइकिल होगा उतना ज्यादा आपके पास वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। डेफिनेटली अगर ऑपरेटिंग साइकिल इज 100 डेज तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल है, अगर वही 60 डेज होगा तो आपको कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। तो दिस इज योर टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। 90 डेज का आपका ऑपरेटिंग साइकिल है तो पर डे की ऑपरेटिंग कॉस्ट, पर डे की आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है, और 90 डेज का आपको पैसा अरेंज करना है, तो दिस इज योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, दूसरा ऑल्टरनेटिव है कि वहां पर देख लीजिए डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल से निकाल लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, तो यहां तक मैंने डिस्कस किया था, अगर यहां तक आपका कोई पॉइंट है तो बोलते जाओ सर। तो यहां तक हमने पूरा अच्छे से डिस्कशन किया था, पूरा एक एक चीज को हमने समझा था, एंड दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट अंडर द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहां पर आपके पास जो मेजर आपको दिखेगा
द फर्स्ट वन इज योर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, सेकंड जो दिखेगा कैश मैनेजमेंट, एंड थर्ड वन इज योर डेटर मैनेजमेंट। तीनों चैप्टर आपके पास यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, और यहीं से आपके पास सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, यहीं से आपके पास मेन क्वेश्चन आते हैं। कम से कम 2 क्वेश्चन आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैंने आपको कल बताया ही था सर। तो 2 क्वेश्चन के लिए यहाँ टारगेट कर रहे हैं, एंड दिस इज मोर देन 10 मार्क्स। 10 मार्क्स से ज्यादा का ये चैप्टर आपके पास आने वाला है, और 10 मार्क्स का मतलब है अपने सब्जेक्ट में जो 50 मार्क्स का सब्जेक्ट है उसमें मोर देन 20% का वेटेज हो गया सर। ठीक है, तो देखिए सर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं अब, फिर हम आगे बढ़ेंगे सर। ये वाला मैंने आपको करा दिया था, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको करा दिया था। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 सर। क्वेश्चन नंबर 2, from the following information of XYZ Limited, you are required to calculate net operating cycle period and number of operating cycle in a year. तो बहुत ध्यान से हमें करना है सर। पढ़िए क्वेश्चन। तो वी हैव रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कंज्यूम, तो मेरे पास रॉ मटेरियल कंजम्पशन आ गया, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आ गया। तो इससे मैं क्या निकाल लूंगा, रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो, और उससे क्या निकाल लूंगा, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। 360 365 डिवाइड बाय रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो। ऑन द सेम में रॉ मटेरियल प्रोग्रेस इन्वेंट्री आपको दे दी है, एंड एवरेज वर्किंग प्रोग्रेस इन्वेंट्री आपको दे दी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, एवरेज फिनिश गुड्स है, एवरेज कलेक्शन पीरियड फ्रॉम डेटर्स है, एवरेज क्रेडिट पीरियड है, नंबर ऑफ डेज इन ईयर इज 360। ठीक है, तो 1 बाय 1 कैलकुलेशन करते हैं, आंसर आपके सामने आ जाएगा सर। ठीक है, तो एक बार जल्दी से ट्राई करिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, तो देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 2 सर, वर्किंग नोट। अब मुझे ऑपरेटिंग साइकिल चाहिए, तो वी हैव रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, वी हैव वर्किंग प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड, वी हैव फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड, डेटर्स कलेक्शन पीरियड माइनस क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, एंड यू विल गेट योर ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल 360 365 डिवाइड बाय ऑपरेटिंग आपके पास जो भी साइकिल है, तो यू विल गेट द नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन ए ईयर। तो सबसे पहले वी हैव रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो। देखो अपने कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, याद रखना ये चैप्टर्स ऐसे हैं, यहां पर कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। ठीक है, तो रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो, तो दिस इज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। दिस इज 12 टाइम्स, और इससे हम क्या निकाल देंगे, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड सर, 360 डिवाइड बाय 12, 30 days। वर्किंग प्रोग्रेस टर्नओवर रेशियो, वर्किंग प्रोग्रेस टर्नओवर रेशियो, तो दे आर गिविंग यू द वर्किंग प्रोग्रेस, देख लीजिए, वर्क एवरेज वर्किंग प्रोग्रेस इन्वेंट्री एंड वर्किंग प्रोग्रेस, ये बेसिकली आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है सर। दिस इज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
ठीक है, तो वर्किंग प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड कितना आ जाएगा? This is 21.6 or 22 days. डन। फिर आपके पास थर्ड पॉइंट है फिनिश गुड्स टर्नओवर रेशियो। और फिनिश गुड्स टर्नओवर रेशियो किससे लेना देना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास कितना है? हाउ मच इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? 8 lakhs and this is 40,000. 8 lakhs divided by 40,000. This is 20 times. तो फिनिश गुड होल्डिंग पीरियड कितना आ जाएगा? या सिंपल स्टॉक होल्डिंग पीरियड भी बोलते हैं। 18 days। डीसीपी आपको ऑलरेडी दे रखा है। क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड आपको ऑलरेडी दे रखा है। ये ऑलरेडी आपके पास गिवन है सर, तो निकाल देंगे सर। फर्स्ट पॉइंट वो आपसे क्या पूछ रहे हैं? व्हाट इज योर नेट ऑपरेटिंग साइकिल सर? This is raw material holding periods, work in progress holding period, finished goods holding period, debtors collection period minus creditors payment period. 30 plus 22 plus 18 plus 45 minus 30. $85 days. And the last one they are asking about number of operating cycle. तो एक ऑपरेटिंग साइकिल 85 डेज का, तो एक साल में कितने ऑपरेटिंग साइकिल होंगे? आपको ऐसे सोचना है। अगर आप फॉर्मूला सोच रहे हैं तो आप फंसने वाले हैं, क्योंकि इतना सारा समडअप हो जाएगा, इतनी सारी चीजें हो जाएंगी, तो आप फंस सकते हैं। तो अपने लॉजिक्स को बनाए रखना है सर। तो दिस इज 360 डिवाइड बाई 85 एंड दिस इज योर 4.2 टाइम्स, 4.24 टाइम्स। चेक कर लीजिए सर, 4.24 टाइम्स। चलें सर आगे। अब पहले इसके ऑपरेटिंग साइकिल के ही क्वेश्चन कर लेते हैं। जो जो ऑपरेटिंग साइकिल के क्वेश्चन आपको दिखे तो वो हमें करने हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए सर। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमें एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल हमें देखना पड़ेगा। तो अभी वाला पार्ट अभी हमने किया नहीं है, ठीक है। एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हमें इसमें देखना पड़ेगा, आई थिंक। यस,
एक मिनट, फिफ्टीन है हाँ इसके बाद, ठीक है। तो आप 15 वहां पर देख करिए सर, 15 करिए सर, करिए सर, 15 करिए सर क्वेश्चन। ये अभी वर्किंग कैपिटल पूछ रहे हैं, वो अभी हमें समझना पड़ेगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये लो सर, ये वाला 23 सर, वहां पे अभी वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन अभी सीखेंगे। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय द पी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड दे दिया, वर्किंग प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड, फिनिश गुड्स दे दिया, डेटर्स कलेक्शन पीरियड, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट दे दिया, and it includes the depreciation at this is of 42 lakhs, 1 year is 360 days. You are required to calculate the operating cycle period and the number of operating cycle in a year. कर डालेंगे फटाफट, मेक इट फास्ट, करिए सर। 23 यहीं पे आ जाएगा आंसर इसका, तो +75 -25, दिस इज योर 140। तो नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल कितने हो जाएंगे, 360, कितना दे रखा है 360 डिवाइड बाय 140 and this is 2.57 times। अब इसी क्वेश्चन में आप है ना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कैलकुलेट करेंगे सर। इसी क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मैं लिख देता हूं यहां पर, क्वेश्चन नंबर दिस इज 23। इसी क्वेश्चन में पहला पॉइंट तो हमने निकाल लिया ऑपरेटिंग साइकिल, R + W + F + D - C, 52 + 18 + 20 + 75 - 25, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल कितना है, 2.57 टाइम्स। अब यहां पर एक चीज और निकालते हैं, एंड दिस इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड दिस इज ऑन कैश कॉस्ट बेसिस। कैश कॉस्ट बेसिस, कैश कॉस्ट बेसिस का मतलब क्या है सर, यहां पर आपको उन्होंने डेप्रिसिएशन दे दिया एंड डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश चार्जेस। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट 45 करोड़ के अंदर 42 लैक्स का डेप्रिसिएशन है, तो कैश कॉस्ट निकालने के लिए वी आर डिडक्टिंग द डेप्रिसिएशन, ठीक है।
दो चीज़ें डिडक्ट होती हैं, याद रखना कैश कॉस्ट में। एक तो डेप्रिसिएशन वहाँ पर अलग होगा, और दूसरा अगर कोई प्रॉफिट मार्जिन उसके अंदर दे रखा है तो वो अलग होगा। तो अभी इस पे भी पूरा कॉन्सेप्ट आएगा, कैश कॉस्ट बेसिस और द टोटल कॉस्ट बेसिस। तो उस केसेस में जब कैश कॉस्ट की बात होगी तो वी नेवर कंसिडर द डेप्रिसिएशन, वी नेवर कंसिडर द प्रॉफिट मार्जिन सर। ठीक है, तो यहां पर आपके पास 45 करोड़ इज द ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस 0.42 करोड़, 40 लैक्स इज 0.42 करोड़। तो मुझे अब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालनी है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होगी? तो पर डे की आपकी कॉस्ट कितनी है? इतनी सर। और आपका ऑपरेटिंग साइकिल कितने का है? 140 डेज का है सर। तो व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल सर? ये हमने किया था कल कॉन्सेप्ट, एंड दिस इज योर 17.34 करोड़ इज योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट सर। इज योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट सर। एक क्वेश्चन और है सर, एक क्वेश्चन और है इसमें। ये वाला भी है 17, और एक अभी हमने वहां पर पिक किया था 10, दोनों एक जैसे से ही क्वेश्चन है। लो सर, ये दोनों आपके हो जाएंगे यहाँ से। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज फोरकास्टेड बाय द पूजा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2008। ठीक है, रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया है। दिस इज योर ओपनिंग एंड दिस इज योर क्लोजिंग। ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। वर्किंग प्रोग्रेस का दे दिया, फिनिश गुड्स का दे दिया, डेटर्स का दे दिया, आपके पास क्रेडिटर्स का दे दिया है। एंड दे आर सेइंग ऑल परचेज एनुअल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऑल ऑन क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन COP दे दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट दे दिया आपके पास, एनुअल सेल्स आपके पास है ऑल ऑन क्रेडिट। वी हैव 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज, नेट ऑपरेटिंग साइकिल, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल एंड अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट यूजिंग द ऑपरेटिंग साइकिल। बहुत क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है, करिए सर। क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, 25 भी कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन और आपका ये वाला भी हम कर सकते हैं। ठीक है, और ये वाला भी कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो पहले ये वाला करते हैं, फिर 17 करते हैं सर। करिए। 17 में आपके पास हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पूरी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। ठीक है, मुझे रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड निकालना पड़ेगा, मुझे वर्किंग प्रोग्रेस का होल्डिंग पीरियड निकालना होगा, फिर फिनिश गुड्स का होल्डिंग पीरियड निकालना होगा, फिर डेटर्स कलेक्शन पीरियड, फिर क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, और उसके लिए सारे इनपुट्स आपके पास हैं सर। ठीक है, तो 1 बाय 1 करते हैं। तो हाउ टू कैलकुलेट रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालोगे? रॉ मटेरियल परचेज आपको दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है, एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है। तो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, तो क्या आ जाएगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम। क्या आ जाएगा? रॉ मटेरियल सॉरी, रॉ मटेरियल कंज्यूम सर। और एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो पूरा कैलकुलेशन आपके पास आ गया। 17 पे लगा लो सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 एंड दिस इज योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एग्जाम में भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिख जाएगा सर। फर्स्ट वन इज रॉ मटेरियल turnover ratio, and for that we need to calculate raw material consumed divided by average stock of raw material.
रॉ मटेरियल कंज्यूम के लिए वर्किंग नोट बना देंगे सर। ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग इज 45,000, opening is 45,000, purchases is 4 lakh and closing is this, and this is your 65356। कितना आ गया? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग 65356 डिवाइड बाय 2, डबल 5178, 55178। ठीक है, दोनों चीज़ें आ गई आपके पास। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे सर टर्नओवर रेशियो 379 644 डिवाइड बाय 55178 एंड दिस इज योर 6.88 टाइम्स, और उससे हम क्या निकाल देंगे? रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। आ गया सबका आंसर? 53 डेज, 53 डेज। तो फर्स्ट कैलकुलेशन आपकी कंप्लीट हो गई सर। सेकंड, और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पॉपुलर है सर। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पॉपुलर हैं जहां पर वो पूरा कॉन्सेप्ट टेस्ट कर रहे हैं सर। तो दिस इज COP डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस। तो आपके पास COP आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 7,50,000 डिवाइड बाय एवरेज 35,000 and this one 51,300 divided by 2। $17.38 टाइम्स एंड वर्किंग प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड आपके पास आ जाएगा। खत्म आपके पास सेकंड वर्किंग। थर्ड वर्किंग इज फिनिश गुड्स टर्नओवर रेशियो। एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है 9,15,000 and this is finished goods opening and closing। $14.04 times, 14.04 टाइम्स एंड उससे हम क्या निकाल देंगे? फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड सर।
26 days। फिर नेक्स्ट आपके पास है डेटर्स टर्नओवर रेशियो। क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज डेटर्स। तो क्रेडिट सेल ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है एंड डेटर्स आपको दे ही रखा है, निकाल देंगे सर। तो मैं आपको कोई भी शॉर्टकट नहीं सिखाया है, और इसलिए नहीं सिखाया कि आप बहुत आराम से इसको कर सकते हैं। जब आपको लगे कि आप फ्लुएंट हैं तो आप शॉर्टकट लगाइए, ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज 8.90 टाइम्स। $41 days डन। फिफ्थ आपके पास है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। वी हैव क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो सर। यही है सर। हाउ मच? This is 6.64 times. $55 days। ये आपके पास पूरा आ गया। ये 55 आ रहा है, चेक कर लीजिए अपना आंसर। तो फर्स्ट आपको क्या कैलकुलेट करना है? नेट ऑपरेटिंग साइकिल। फर्स्ट इज योर नेट ऑपरेटिंग साइकिल। नेट ऑपरेटिंग साइकिल सर। रॉ मटेरियल प्लस वर्किंग प्रोग्रेस फिनिश गुड्स प्लस डेटर्स माइनस क्रेडिटर्स। 53 प्लस 21 प्लस 26 प्लस 41 माइनस 55 सर। $86 days। चेक करिए सर। ओके, सेकंड आपके पास है नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। $365 डिवाइड बाई 86। 4.24। 4.24 सर। क्लियर है?
4.24 4. And the third one, what they are asking, अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल यूजिंग ऑपरेटिंग साइकिल. तो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी दे रखी है? 9,50,000. दिस इज 9,50,000. कर देंगे सर. पर डे का कितना है ऑपरेटिंग कॉस्ट, और हमारा ऑपरेटिंग साइकिल कितना है? 86 डेज. देखो यहाँ पर ऐसा स्टैंडर्ड कुछ नहीं है राउंड ऑफ के लिए. 3 डेसिमल तक आप दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. बट ऐसा कोई इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई राउंड ऑफ का कोई रूल नहीं है. 836. चेक करिए सर. ये अभी हम डिस्कस करेंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट तो हो जाएगा. इससे पहले आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 कर डालो फटाफट. जनवरी का क्वेश्चन है, जनवरी 2021 का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 15 सर. फर्स्ट पॉइंट आपसे क्या कह रहे हैं? ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 45 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 माइनस 60. तो फर्स्ट वन इज योर ऑपरेटिंग साइकिल. So this is your 45 plus 20 plus 25 plus 30 minus 60. 60 days. सेकेंड वो आपसे क्या पूछ रहे हैं? नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल कितना है क्वेश्चन में? 360. थ्री 360 डिवाइड बाय 60 तो कितना हो जाएगा? 6 ऑपरेटिंग साइकिल्स. थर्ड पॉइंट में क्या पूछ रहा है? अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स. अब देख लो सर, वहां पर ऑपरेटिंग साइकिल इज 25 लैक्स और डेप्रिसिएशन इज 2,50,000. तो सेम ही हो गया सर. पर डे की ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी होगी? डिवाइड बाय 360. दिस इज डिवाइड बाय 360. और कितना ऑपरेटिंग साइकिल है आपके पास? 60. $3,75,000. 3,75,000. चेक करिए.
अब पढ़ लो फोर्थ पॉइंट सर, क्या कह रहा है फोर्थ पॉइंट में। The company is a market leader in its product and it has no competitor in the market. Based on the market survey, it is planning to discontinue the sales on credit and deliver the product based on the prepayment in order to reduce its working capital requirements substantially. You are required to compute the reduction in the working capital requirement in this case. तो डेटर्स कलेक्शन पीरियड कितना है? 30 दिन है सर भाई, वो जीरो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? जीरो। तो व्हाट इज योर रिडक्शन इन द वर्किंग कैपिटल? वो पता क्या पूछ रहा है, वो बहुत ध्यान से पढ़ो सर। क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है, रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल पूछा, वो ये नहीं पूछ रहा वर्किंग कैपिटल कितनी लगेगी, रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल कितना होगा सर। तो नाउ द ऑपरेटिंग साइकिल इज रॉ मटेरियल प्लस वर्किंग प्रोग्रेस प्लस फिनिश गुड्स माइनस सी, यही होगा सर। 45 प्लस 20 प्लस 25 माइनस 60, तो आधा हो जाएगा सर ऑपरेटिंग साइकिल। तो अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 22,50,000, वो तो लेंगे तो कैश कॉस्ट ही। तो वी हैव हाफ 187,500। तो व्हाट इज योर रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल? रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पहले कितना था? 375, तो व्हाट इज योर रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट? 187,500। चेक कर लीजिए सर। वैसे यहाँ क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है यहाँ, अच्छा यहाँ कॉस्ट बेसिस पे लिखा हुआ था, ठीक है। अब ये नहीं लिखा था कैश कॉस्ट है। अब कॉस्ट तो टोटल कॉस्ट बेसिस भी हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज द एजम्पशन वी आर टेकिंग द कैश कॉस्ट बेसिस, तो हम कैश कॉस्ट बेसिस पे उसको कैलकुलेट कर रहे हैं सर। क्लियर है सर? यहां तक कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन तो बताइए, फिर हम आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं सर। ठीक है, इसको होमवर्क में लिखो 10 को। सेम क्वेश्चन है, सेम एज 17, ठीक है। तो ये आपको पूरा यहाँ पर देख लीजिए, दिस इज योर ऑपरेटिंग साइकिल क्वेश्चंस, दिस इज अ मैक्सिमम लेवल भाई, इससे ऊपर क्वेश्चन ही नहीं है ऑपरेटिंग साइकिल पे। अगर आप देख पा रहे होंगे, इसके ऊपर वहां पर आपके पास क्वेश्चन ही नहीं है ऑपरेटिंग साइकिल में, जो मैंने आपको करा दिए सारे, ठीक है। फिर भी मैं एक बार गो थ्रू कर रहा हूँ, कोई ऑपरेटिंग साइकिल का क्वेश्चन आपको दिख जाए। ठीक है, ये सब हो ही गया आपका, ये हो ही जाएगा। ये भी सेम ऐसे ही है, सेम एज क्वेश्चन 10। एक बार आप ट्राई जरूर कर लेना, कोई भी क्वेश्चन अगर ना हो तो बता देना सर। लिखूंगा, सेम है जो हमने किया है। तो एक तरफ से क्वेश्चन करते जा रहे हैं जिससे कि भाई कोई प्रॉब्लम ना हो। ये लो सर, सितंबर 24 का क्वेश्चन ही पकड़ लो सर, एग्जाम का क्वेश्चन भी देख लो, ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी लेटेस्ट में ही है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द एसके लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया, एवरेज स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसिव, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, वर्किंग कैपिटल यूजिंग वर्किंग ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। सर करिए सर, करिए फटाफट, मुझे आंसर बताओ। टाइम देख लेना सर, टाइम देख के कैलकुलेशन करनी है हमें, टाइम देख के हमें कैलकुलेशन करनी है। कोई भी क्वेश्चन हमें वहाँ पर बहुत टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि ये 4 मार्क्स में आया हुआ होगा आई थिंक।
मैं आपको बता देता हूँ कितने मार्क्स का आया हुआ है। करिए सर, मेक इट फास्ट, कैलकुलेशन करिए और बताइए आंसर, कितना आंसर आ रहा है आपका सर। 5 मार्क्स में आया हुआ है सर, दिस इज इन योर 5 मार्क्स। करिए सर। तो रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखे है भाई, तो वर्किंग प्रोग्रेस का निकाल लो सर। क्वेश्चन नंबर 31 सर, एग्जाम का ही क्वेश्चन है, September 24 सर, इंपॉर्टेंट लिख लो सर। ठीक है, तो पहले वर्किंग नोट में निकाल लो सर, वर्किंग प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड। प्लीज कैलकुलेट इट। मुझे वर्किंग प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड चाहिए सर। तो उन्होंने क्वेश्चन में आपको दे रखी है एवरेज स्टॉक ऑफ वर्किंग एंड एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको दे रखा है 1548। तो पहले टर्नओवर रेशियो निकाल देंगे। तो दिस इज COP 15,48,000। कॉन्सेप्ट को मत भूलना सर, और जंप मत लगाना सर। 15,48,000 डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ कितना है आपके पास, दिस इज 94,600। तो कितना आ जाएगा, 16.3636। और इससे हम क्या निकाल देंगे, वर्किंग प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड। कितना ले रहे हैं, 360 डेज डिवाइड बाय 16.3636। तो दिस इज 22 डेज। ठीक है, जंप भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्लैरिटी होनी चाहिए सर। फिनिश गुड्स टर्नओवर रेशियो, and this is based on COGS divided by average stock of finished goods। एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास दे रखा है 1461, और एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आपके पास कितना है, 2 लाख, कितना है, 2,43,500। तो आपके पास फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड इज 360 डिवाइड बाय 660 डेज। आगे सबका सर 60 डेज, ठीक है। और कुछ आपके पास है यहाँ पर, देख लीजिए, चारों यूज हो गए हैं। एंड रिसेबल कलेक्शन पीरियड इज 36 एंड पेमेंट पीरियड इज 63 डेज। हो जाएगा सर ये तो व्हाट इज योर ऑपरेटिंग साइकिल, द फर्स्ट वन इज योर ऑपरेटिंग साइकिल इज रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स प्लस डेटर्स माइनस क्रेडिटर्स। तो दिस इज योर 65 प्लस 22 प्लस 60 हमने निकाला। डेटर्स का कितना है, 36, और कलेक्शन पेमेंट पीरियड कितना है, 63 डेज। तो व्हाट इज योर फाइनल आंसर, 120 डेज। ठीक है, फिर साथ में क्या पूछ रहा है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पूछ रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल की वैसे जरूरत तो नहीं है, बट फिर भी निकाल लो। 360 डिवाइड बाय 120, 360 डिवाइड बाय 120 3 टाइम्स,
और तीसरा है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट तो बताओ सर, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट, पर डे की ऑपरेटिंग कॉस्ट, और ऑपरेटिंग साइकिल कितना है 120 डेज। तो एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट सर बताओ कितनी होगी सर, बोलिए सर, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी होगी। सामने आपके पूरा डेटा है सर, और ये पॉइंट टेस्ट कर लिया उन्होंने, इसमें इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा पॉइंट टेस्ट कर लिया सर। तो व्हाट इज योर एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या आएगा, एक तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस आपके पास एडमिन एंड सेलिंग, देख लो सर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यू विल गेट योर टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो दिस इज 14,61,000 प्लस 4,14,000 डिवाइड बाय 360। तो दिस इज योर 6,25,000। कोई भी अगर डाउट है, कंफ्यूजन है तो बताइए सर। 6,25,000 सर। चलें आगे सर, नेक्स्ट, डन। लो सर, अभी लेटेस्ट एग्जाम का ही क्वेश्चन है, जनवरी 2025, ठीक है, बीच में बस नहीं गया है, तो इसी साल के एग्जाम का ही पेपर है। क्वेश्चन है, एंड दिस इज योर रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, वर्किंग प्रोग्रेस कन्वर्जन, फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड, डेटर्स कलेक्शन पीरियड, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। देख लो सर, ये कितना फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आ रहे हैं। Annual operating cost including depreciation, this is of 60 lakhs, 360 days in a year required to operating cycle, number of amount of working capital requirement। कई बार कर चुके हैं क्वेश्चन, फटाफट बता दो सर, आंसर जल्दी से कैलकुलेट करके बता दो सर, मेक इट फास्ट, फटाफट कैलकुलेट करके बता दो सर, मेक इट फास्ट। तो ये बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सर, ये क्वेश्चंस आपके पास बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं सर एग्जाम में। कहीं पर भी इनको 4-5 मार्क्स में सेट कर देते हैं और उससे वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं सर। तो मेक इट फास्ट, आंसर बता दो, और आपके सारे क्वेश्चन, ऑपरेटिंग साइकिल के सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे सर, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर, दिस इज 32। जनवरी 2025। फर्स्ट पॉइंट आपके पास है नेट ऑपरेटिंग साइकिल, रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स प्लस डेटर्स माइनस क्रेडिटर्स। 61 प्लस 20, देख लो सर, 61 प्लस 20 प्लस 13 प्लस 45 माइनस 60, कितना आ जाएगा 96 डेज। चेक कर लीजिए, दिस इज योर 96 डेज सर, ठीक है। सेकंड वो आपसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, 360 डिवाइड बाय 96, 3.75 times, and the third one is amount of working capital requirements, amount of working capital requirements। तो अब देखो क्वेश्चन में यहां पर आपके पास कुछ स्पेसिफाई नहीं है, तो आप जो मर्जी कर सकते हैं सर। क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाई नहीं है, तो इफ यू वांट टू कैलकुलेट ऑन कैश कॉस्ट बेसिस और ऑन टोटल कॉस्ट बेसिस, मेरा मानना है अगर कुछ नहीं लिखा तो आप कैश कॉस्ट ही फॉलो करें सर, यू शुड फॉलो द कैश कॉस्ट सर, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना सर।
तो अगर कुछ नहीं लिखा तो यू शुड फॉलो द कैश कॉस्ट, मेरा हमेशा मानना यही है सर। एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय पर डे का इनटू ऑपरेटिंग साइकिल, एंड दिस इज कैश कॉस्ट। तो 60 lakhs माइनस 4,80,000 डिवाइड बाय 360 इनटू 96 है ना, 96 आया था ना, ये आ जाएगा आपके पास। दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो दिस इज योर 14,72,000। लो जी सर। अब ऑपरेटिंग साइकिल पे जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए सर, आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं हो सकता सर। आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होने वाला सर। ठीक है सर, यहां तक देख लो। दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन 27। आई विल टेक। अच्छा, ऑल परचेजेस आर मेड ऑन कैश बेसिस, अमाउंट ऑफ रिडक्शन और एडिशन इन द वर्किंग कैपिटल इफ परचेजेस आर मेड ऑन कैश बेसिस। तो अगर वो कैश बेसिस पे सारी परचेजेस हैं सर, देख लीजिए, और यहाँ पर वो कह रहे हैं ऑल सेल्स आर मेड ऑन कैश बेसिस, तो यहाँ पर कोई डीसीपी नहीं होगा, एंड यहाँ पर कोई आपके पास कैटर्स पेमेंट पीरियड नहीं होगा सर, देख लीजिए। तो उसके अकॉर्डिंग निकाल देंगे। कर लो सर, 27 भी करो, फटाफट करो, मेक इट फास्ट। क्वेश्चन नंबर 27 करिए सर। क्वेश्चन नंबर 27 सर, मेक इट फास्ट। करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 27। करिए जल्दी से सर। RB Limited is working as a market leader and there is no competitor of the company in the market. The following information is provided: raw material storage period, work in progress, finished goods collection period, ये सब दे दिया है, annual cost दे दिया है, और ये पूछ रहे हैं अमाउंट ऑफ रिडक्शन और एडिशन इन द वर्किंग कैपिटल। ये दो केसेस में आपसे पूछ लिया है, तो देख लो सर। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 सर। The first one is very simple. This is your operating cycle. This is 30 plus 15 plus 18 minus plus 30 minus 45 plus 15 plus 18 plus 30 minus 45. तो this is your 48 days. ठीक है सर, 48 डेज आ गया आपका। ठीक है, सेकंड में आपसे क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, एंड वी हैव 360 डिवाइड बाय 48, 7.5 टाइम्स। थर्ड में आपसे क्या पूछ रहा है? अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, एंड कोई आपको इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन कितना है? 2 lakhs। तो कर देंगे सर वहां पर कैश कॉस्ट बेसिस पे, पूछ भी रहा है कैश कॉस्ट। तो दिस इज 20 lakhs माइनस 2 lakhs।
इनटू कितना है था आपके पास 48। बेसिकली यू हैव टू अरेंज 48 डेज अमाउंट ऑफ वर्किंग साइकिल देख लीजिए। तो यहाँ पर कितना आ गया 2,40,000। कितना आ गया 2,40,000 सर, यही आया ना? एक मिनट, मैंने कोई गलती कर दी है। 18 लाख डिवाइड बाई 360, 18 लाख डिवाइड बाई 360 इंटू 48, 2,40,000 सर, 2,40,000। अब फोर्थ पॉइंट में देखिए सर, फोर्थ पॉइंट में वो क्या पूछ रहा है, अमाउंट ऑफ रिडक्शन और एडिशन इन द वर्किंग कैपिटल इफ ऑल परचेजेस आर मेड ऑन कैश। दो अलग अलग केस बनाने पड़ेंगे, ए एंड बी। सबसे पहले मुझे यहां पर ऑपरेटिंग साइकिल दोबारा से निकालना पड़ेगा, एंड दिस इज रॉ मटेरियल प्लस वर्किंग प्रोग्रेस फॉर फिनिश गुड्स। अब देखो यहां पर क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड क्या हो जाएगा, 0। अगर कैश बेसिस पे है तो क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड क्या हो जाएगा, 0 प्लस डेटर्स कलेक्शन पीरियड। तो हाउ मच इज दिस, 30 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 30। तो आपका ऑपरेटिंग साइकिल नाउ वी हैव 93 डेज। तो अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, एडिशनल आ जाएगा सर। ठीक है, तो निकाल देंगे अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। एंड दिस इज ऑफ 18 lakhs into 93. How much? 18 lakh divided by 360 into 93, 4,65,000। तो आंसर में क्या बताना है, एडिशनल। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो 4,65,000 माइनस, और पहले कितनी थी आपके पास, 2,40,000। हाउ मच, 2,25,000 इज द एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। बी पार्ट में अगेन वी नीड टू कैलकुलेट द ऑपरेटिंग साइकिल, और अब वहां पर आपके पास कलेक्शन पीरियड क्या हो जाएगा, 0। कलेक्शन पीरियड क्या हो जाएगा, 0। तो दिस इज योर 30 प्लस 15 प्लस 18 माइनस 45 भाई, सिर्फ कितने दिन का रह जाएगा, 18 डेज। कितने दिन का आपका रह जाएगा, 18 डेज का ऑपरेटिंग साइकिल। तो निकाल देंगे यहाँ पर आपसे, दिस इज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, 18 lakhs divided by 360 into 18, 90,000। तो रिडक्शन in working capital requirement is 2,40,000 माइनस 90। वहां एडिशन था और यहां पर क्या आएगा, रिडक्शन। तो रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज 1,50,000। चेक करिए सर, प्लीज चेक करिए सर। चलें सर आगे अब। चलें सर आगे, यहां तक कोई दिक्कत, कोई डाउट किसी को तो बताइए सर। चलें आगे सर। अब देखिए नेक्स्ट वी हैव मेथड नंबर 2। चलें, मेथड नंबर 2।
ठीक है, आगे चलना है ना। नो नो, उसमें अलग अलग लिखा हुआ है सर। अमाउंट ऑफ डिडक्शन वर्किंग इफ ए पॉइंट ऑल परचेज आर मेड ऑन कैश बेसिस एंड ऑल सेल्स आर मेड ऑन कैश बेसिस। सर दो केस बनेंगे ना यहाँ पर, अगर एक ही में ले लिया तो बचेगा क्या? ठीक है, मेथड नंबर 2 सर। तो एक वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हम सीख चुके हैं एंड दिस इज यूजिंग द ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल के थ्रू हमने वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन सीखी। ठीक है, एंड दिस पार्ट इज वेरी वेरी इजी। जो ये पार्ट था आपके पास, देख लीजिए, वो सबसे इजी पार्ट था। ठीक है, नाउ दुनिया में अगर किसी को छोटा मोटा कोई डाउट आता है तो दिस इज ओनली इन द सेकेंड पार्ट, मेथड नंबर 2 सर। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि कॉस्टिंग आ गई है वहां पर क्या गई है? कॉस्टिंग। तो इसलिए बता रहा हूं, तो पूरा सॉर्टेड करके ही चलेंगे आराम आराम से, जिससे कि वहां पर आपको कोई कंफ्यूजन ना आए सर। ठीक है, तो पूरी दुनिया में अगर किसी को कोई डाउट्स आते हैं इन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट या इन वर्किंग कैपिटल के पूरे चैप्टर में, चाहे वो डेटर्स हो, चाहे वो क्रेडिटर्स हो, चाहे वो कैश मैनेजमेंट हो, सब कुछ मिला के सिर्फ एक ही पॉइंट में डाउट आता है, दिस इज इन मेथड नंबर 2 ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इसलिए कराने से पहले बता रहा हूं कि लोगों की प्रॉब्लम सिर्फ इसी वाले पॉइंट में है, उसके अलावा इस पूरे चैप्टर में आपको कोई डाउट आने वाला नहीं। ठीक है, तो ये वाले पार्ट को हमें बहुत अच्छे से करना है और इसलिए पहले ही ऑपरेटिंग साइकिल को बहुत अच्छे से सॉर्टेड किया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज योर एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डायरेक्टली। अब रेशियोज तो सारी हमने सीख ली हैं। अब यहां पर रोल क्या है सर? अब आपको जितना भी करंट एसेट्स के आइटम है वो अलग अलग निकालने हैं, करंट लायबिलिटीज के आइटम अलग अलग निकालने हैं और फिर उसके बाद वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन करना है। ठीक है, तो दिस इज प्योरली कैलकुलेशन। यहां पर हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे। तो वी हैव स्टॉक, स्टॉक में रॉ मटेरियल स्टॉक, फिनिश गुड्स स्टॉक, वर्किंग प्रोग्रेस इन्वेंट्री, फिर वहां पर हम निकालेंगे डेटर्स, फिर हम निकालेंगे कैश, और फिर आपके पास लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स आपके पास आएंगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड, ये सारी चीजें अलग अलग कैलकुलेट करेंगे और फिर फाइनली निकालेंगे करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज एंड यू विल गेट योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो दिस इज योर एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज योर करंट एसेट्स। तो सबसे पहले हम करंट एसेट्स निकालेंगे। रेशियोज हम सीख चुके हैं सारी कैलकुलेशन के लिए, और करंट एसेट्स में वी हैव इन्वेंट्री सर, और इन्वेंट्री में भी वी हैव रॉ मटेरियल सर, वी हैव वर्किंग प्रोग्रेस, वी हैव फिनिश गुड्स। और जिसने अगर कॉस्टिंग अच्छे से पढ़ी हुई है तो फिर उसको भी इसमें कोई डाउट नहीं आएगा। उनको ही डाउट आता है जो कॉस्टिंग सही से नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो जिनको कॉस्टिंग अच्छे से आता है ना, तो वो तो मुझे भी सिखा के चले जाते हैं कि सर देखो ऐसे कर लो। ठीक है, तो डेफिनेटली सर, क्योंकि मेरा एरिया फाइनेंस है, मैं फाइनेंस, कोर फाइनेंस पे ही फोकस है, मैं कॉस्टिंग पे मेरा कोई फोकस नहीं है, तो लोग मुझे खुद बता देते हैं वहाँ पर स्टूडेंट्स की सर इसको अगर आप ऐसे कर लोगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं बिल्कुल वहाँ पर प्रोसीजर्स को फॉलो कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स को फॉलो कर रहा हूँ और उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस कर रहे हैं। इफ़ यू हैव एनी शॉर्टकट फॉर एनी कैलकुलेशन, आप मुझे बता सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, तो मुझे उस चीज़ को सीखने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज क्योंकि आप कॉस्टिंग के एक्सपर्ट हैं, तो डेफिनेटली सर आप बता सकते हैं। मैं कॉस्टिंग का एक्सपर्ट नहीं हूं सर। तो देखिए सर, रिसीवेबल्स में वी हैव ट्रेड डेटर्स, वी हैव रिसीवेबल्स। जो भी क्वेश्चन में है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर। तो ये बेसिकली एक फॉर्मेट बन जाएगा। साथ में यहां पर आपके पास करंट एसेट्स में वी हैव सम मिनिमम कैश बैलेंस रिक्वायरमेंट, क्वेश्चन में गिवन होगा। तो दिस इज योर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। इसको क्या बोलते हैं हम? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। फर्स्ट पॉइंट, ये आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आ गया सर। नाउ द नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज सर, ट्रेड पेबल्स, बिल्स पेबल्स,
wages payables, we have overhead payables, so this is your current liabilities. Now we need to calculate excess of current assets over current liabilities. तो टेक्निकली 1 - 2 वो हम कैलकुलेट करेंगे एंड दिस इज योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. ये आपके पास क्या जाएगा? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. दिस इज योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. अब वो कहेगा भाई कुछ कंटीजेंसी के लिए भी रखो सर, एंड दिस इज कॉल्ड सेफ्टी मार्जिन. उसको क्या बोलते हैं? सेफ्टी मार्जिन सर. तो वी हैव टू सेट असाइड सम अमाउंट फॉर द पर्पज ऑफ सेफ्टी मार्जिन इन केस ऑफ एनी कंटीजेंसीज. तो फाइनली यू विल गेट योर नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. तो आपके पास क्या आ जाएगा? नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. ले लो सर, प्रीपेड ले लो सर, प्रीपेड एक्सपेंसेस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई फर्क नहीं है. अगर है क्वेश्चन में तो वी हैव टू टेक प्रीपेड एक्सपेंसेस. ये बिल्स पेबल्स, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स. ठीक है, यस वी कैन टेक, हम ले सकते हैं, हम ले सकते हैं सर. ठीक है, चलें, यहां तक कोई दिक्कत? ये आपके पास दिस इज अवर सेकंड मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. अब उसके लिए मुझे यहां पर एक छोटी सी चीज की जरूरत पड़ेगी एंड दिस इज द फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट. Format of cost sheet. Opening stock of raw material plus purchases. Opening stock of raw material plus purchases minus closing stock of raw materials. तो बताओ आपके पास क्या आ जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, मटेरियल कंज्यूम्ड. ये सबकी जरूरत पड़ेगी हमें यहाँ पर, पहले भी पड़ी थी बट यहाँ पर तो पड़ेगी पड़ेगी. अब इसमें क्या ऐड करोगे? डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और क्या ऐड करोगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस. पढ़ा होगा ना हमने कॉस्टिंग में ये सब. तो यू विल गेट योर प्राइम कॉस्ट. आपके पास क्या जाएगी? प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड. फैक्ट्री ओवरहेड यहां पर ऐड करेंगे तो यू विल गेट योर ग्रॉस वर्क कॉस्ट. ग्रॉस वर्क कॉस्ट. अब उसमें किसकी एडजस्टमेंट करेंगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस प्लस करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ, जो भी आपका वर्क कॉस्ट है उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस ऐड करेंगे और माइनस करेंगे आपके पास क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस. तो आपके पास क्या जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सर, नेट वर्क कॉस्ट. यही होगा ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सर? यस, ठीक है. तो यू विल गेट योर नेट वर्क कॉस्ट, you will get your net work cost or the cost of production. Now we have to adjust the finished goods plus opening stock of finished goods minus closing stock of finished goods
एंड यू विल गेट COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है सर, क्लियर है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब इसमें ऐड करेंगे एडमिन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन एंड सेलिंग उसके अंदर ऐड करेंगे तो यू विल गेट कॉस्ट ऑफ सेल्स, यू विल गेट कॉस्ट ऑफ सेल्स। और उसमें अगर प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर देंगे यू विल गेट द अमाउंट ऑफ सेल्स। चेक कर लीजिए सर, कोई भी अगर डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बताइए सर। अब इसमें नोट बना के लिखो सर यहाँ पर, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर क्वेश्चन सॉल्व, for question solutions we need all these notes in your mind, and this is strictly as per ICA. This is strictly as per ICA. In most of the cases, cost of production, cost of goods sold and cost of sales is assumed to be same. सिंपल बात है, जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो हमें वही मानना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स इज सेम इफ नो इंफॉर्मेशन बिटवीन दैम इज गिवन। उनके बीच की कोई इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है तो मानना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है सर। In most of the cases, raw material consumed and raw material purchases is assumed to be same. If no information between them is given, तो आपको कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया तो भाई क्या कर सकते हैं। तो रॉ मटेरियल परचेज इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस are the part of cost of production, आपको ध्यान रखना है। COP, fourth point, star point, this is related to administrative expenses. तो कॉस्ट शीट में देख लो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हमने यहां पर लिए हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद। एज वी सीन फ्रॉम द अबाव फॉर्मेट, that admin expenses are not taken as a part of cost of production. Admin expenses, as we seen from the above format, that admin expenses are not taken as a part of cost of production. उसको हमने cost of production में नहीं लिया है। हमने कब लिया है उसको? cost of goods sold के बाद लिया है। यस, ठीक है, बट कब लेंगे?
एक्सेप्ट। एक्सेप्शन का क्या मतलब है? दिस इज द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कब लेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में? जब क्वेश्चन कहेगा सर, व्हेन क्वेश्चन डिमांड्स। जब क्वेश्चन कहेगा तो डेफिनेटली इट शुड बी द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सेकंड, व्हेन क्वेश्चन डिमांड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, और जब वो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाने की बात करेगा तो दिस इज द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। याद रखना सर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो आपको समझ में आ जाएगा अभी, वो ऐसी सब बातें क्यों कह रहे हैं। प्रिपेयर द प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। थर्ड पॉइंट, when the word manufacturing and admin expenses is used, अगर उन्होंने वर्ड यूज किया मैन्युफैक्चरिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस तो दिस इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर उन्होंने वर्ड यूज किया ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस, then again this is a part of cost of production. This is the part of the cost of production. Note. तो एक बारी पूरा कॉन्सेप्ट वहां पर रिलेटेड टू प्रोडक्शन फैक्ट्री कॉस्ट। यस यस यस, फॉर ए न्यू प्रोजेक्ट, नए प्रोजेक्ट के लिए देख लीजिए, देयर विल बी नो ओपनिंग स्टॉक। तो कई बार क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिखा होगा नया प्रोजेक्ट है, तो आप समझ जाना देयर विल बी नो ओपनिंग स्टॉक। नोट, रॉ मटेरियल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं बट लिखवा रहा हूं यहां पे। वर्किंग प्रोग्रेस के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिनिश गुड्स के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डेटर्स के लिए क्या यूज होगा? क्रेडिट सेल्स। कर चुके हैं तो डिस्कस हम। क्रेडिट सेल्स और द कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। क्रेडिटर्स के लिए क्या यूज होगा? क्रेडिट परचेजेस। क्रेडिटर्स के लिए क्या यूज होगा? क्रेडिट परचेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस, लेबर कॉस्ट। आउटस्टैंडिंग ओवरहेड, उसके लिए क्या यूज होगा? डायरेक्ट एक्सपेंस और ओवरहेड कॉस्ट। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है सर। क्लियर है सर? नाउ द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, डन। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, अब यहां पर आपके पास दो अप्रोचेस आपको देखने को मिलेंगी सर। नाउ वी हैव टू अप्रोचेस फॉर अवर कैलकुलेशन। We have two approaches for calculation of working capital requirements or the estimations. So we have two approaches for the calculation of working capital requirements, sir. The first one is total cost approach. And the second one is your cash cost approach.
दो अप्रोचेस आपको देखने को मिलेंगी, टोटल कॉस्ट अप्रोच एंड वी हैव कैश कॉस्ट अप्रोच। एंड टोटल कॉस्ट का मतलब है इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन एंड प्रॉफिट मार्जिन। तो बहुत सॉर्टेड रखना है हमें चीजों को। इट विल इंक्लूड डेप्रिसिएशन एंड प्रॉफिट मार्जिन। और यहां पर आपके पास इट विल एक्सक्लूड, हम यहां पर नहीं लेंगे डेप्रिसिएशन को एंड प्रॉफिट मार्जिन। चेक करिए सर, क्लियर है सर? नोट बना के लिखिए आगे फिर। अगर आप वर्किंग प्रोग्रेस की कैलकुलेशन कर रहे हैं कैश कॉस्ट पे, नो डेप्रिसिएशन विल बी कंसिडर्ड इट। अगर आप फिनिश गुड्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं कैश कॉस्ट पे सर, तो दे विल बी नो डेप्रिसिएशन इन इट। ध्यान रखना है हमें। अगर मैं डेटर्स की कैलकुलेशन कर रहा हूं सर कैश कॉस्ट पे, तो देयर विल बी नो डेप्रिसिएशन एंड नो प्रॉफिट मार्जिन। नोट, नेक्स्ट नोट। अब अगर क्वेश्चन साइलेंट है सर, याद रखना अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो कौन सा मेथड यूज करें सर? क्लियरली मैं आपको बता रहा हूं, वी शुड यूज द कैश कॉस्ट अप्रोच ओनली। ठीक है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो वी आर यूजिंग द कैश कॉस्ट अप्रोच ओनली एंड दिस इज एज पर आईसीआर। तो पुराने एक दो क्वेश्चन में गलतियां मैं आपको बता देता हूं, उसके अलावा पूरे जितने भी क्वेश्चन हैं आईसीआई के सब में बिल्कुल सही तरीके से है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन पुराने हैं तो वहां पर उन्होंने कुछ भी कर दिया, बट मैं आपको क्लियर बता रहा हूं आज के करंट सिनेरियो के हिसाब से, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट ऑलवेज एज्यूम द कैश कॉस्ट अप्रोच। ठीक है, वो आप ध्यान रखना। ठीक है, वो चीज का आप हमेशा याद रखना, वी शुड फॉलो द कैश कॉस्ट अप्रोच, फिर आपकी कभी गलती नहीं होगी सर। Question is silent regarding calculation of method of working capital requirement, use cash cost approach, use cash cost approach sir, and this is as per IC. Note, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव ए कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ्टी मार्जिन, हमने डिस्कस किया था। समटाइम्स फर्म में also like to make a safety margin on working capital in order to meet any contingencies, in order to meet any contingencies। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है सर। लास्ट पॉइंट है हाउ टू प्रिपेयर द प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। और जब वो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट की बात करेगा तो इसका मतलब कौन सी अप्रोच है? टोटल कॉस्ट अप्रोच है, क्योंकि वहीं पे तो प्रॉफिट की बात हो रही है, तो वो इंप्लाइड है, उसके लिए कुछ बताने की जरूरत नहीं है।
तो एक लास्ट पॉइंट लिख लो, दिस इज योर प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। दिस इज योर प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। और जैसे प्रॉफिटेबिलिटी की बात हुई तो मतलब कौन सी अप्रोच यूज होगी? टोटल कॉस्ट अप्रोच सर। वी आर यूजिंग द टोटल कॉस्ट अप्रोच। सेल्स रेवेन्यू, फिर आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और अब वहां पर देख लीजिए प्रॉफिट की बात हो रही है तो डेप्रिसिएशन, एडमिन एक्सपेंसेस सब किसका पार्ट बनेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का ही पार्ट बनेगा सर। और यही मैंने आपको पहले नोट लिखवाया था सर। मटेरियल, लेबर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन। देखो सर, डेप्रिसिएशन इज द पार्ट, हाईलाइट कर लो। एडमिन कॉस्ट, देख लो। तो दिस इज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सर। दिस इज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें किसकी एडजस्टमेंट कर देंगे? फिनिश गुड्स की सर, याद है ना? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, यू विल गेट COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस। तो दिस इज योर कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। दिस इज बी। तो A माइनस बी करेंगे, A माइनस बी, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स करेंगे तो यू विल गेट प्रॉफिट। चेक कर लीजिए सर। यहां तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई पॉइंट अगर आप पूछना चाहते हैं तो पूछिए सर। क्वेश्चन कर लें, एक क्वेश्चन कर लें इसके ऊपर, या कल नेक्स्ट क्लास में करें? चलो ठीक है सर, ठीक है, परफेक्ट। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट यहां पर कंप्लीट हो चुका है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का। अब सिर्फ हमें क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है? तो ऑपरेटिंग साइकिल के क्वेश्चंस हम सारे कर चुके हैं, फिर भी जो आपको होमवर्क में दिए हैं वो कर लेना भाई, ठीक है? वो क्वेश्चंस जरूर कर लेना, पूरी आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपका ऑपरेटिंग साइकिल का क्वेश्चन कोई गलत नहीं हो गया। फिर ऐसे यहां पर भी सिलेक्ट कर करके क्वेश्चंस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा भाई आपका कोई क्वेश्चन एग्जाम में गलती होने का कोई चांस ही नहीं है, मैं आपको पहले बता, ठीक है? तो अगर आप वहां पर बिल्कुल सिलेक्टिव होके कैलकुलेशंस वहां पर परफेक्टली देख के और आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस को देख के अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल सॉर्टेड रहेगा, कभी कोई गलती होगी नहीं सर, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, बाय गाइस।